प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब का शेड्यूल आना मुतवक्के था, लेकिन वो नहीं आया। इसी तरह से ये तवक्को भी की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर के साथ इलेक्शन कमीशन का जो मुशावरती अमल है वो शुरू होगा, वो भी नहीं हो सका। इंतखाबात के हवाले से मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह, आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इलेक्शन के इनकाद के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार किया है। तो मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर जो है वो उसका इलेक्शन की मुखालफत में उस तरह से बयान सामने नहीं आया जैसे मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, या PMLN के कुछ रहनुमा समझते हैं कि ये नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? दूसरा, बिलावल साहब ने जो काबीना छोड़ने की धमकी दी है, आज जरदारी साहब ने भी ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि मुल्क के दिवालिया हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई ममालिक का उन्होंने नाम लिया कि वो भी दिवालिया हुए थे। हालात इस वक्त क्या हैं, किधर जा रहे हैं? इलेक्शन पीपल्स पार्टी देख रही है, नहीं देख रही? प्रोग्राम में सबसे पहले इसी बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से, अगर 30 अप्रैल को पंजाब के इंतखाबात होने हैं और 54 दिन इलेक्शन कमीशन ने लेने हैं, तो फिर आज इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए था। अब या तो 30 तारीख को इलेक्शन नहीं हो सकते, या फिर 54 दिन का टाइम पूरा इलेक्शन कमीशन को अपने शेड्यूल के लिए नहीं मिल सकता। वो उनको अब कम करना पड़ेगा एक दिन, अगर कल शेड्यूल आता है तो। आप कोई खतरात के बादल मंडलाते देख रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद पर? मुझे तो कोई बादल नहीं नजर आ रहे। मैं तो समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो जरूरी कार्रवाई है वो मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन शेड्यूल दे देगा। कोई इसमें बदायका नहीं है और कोई इससे इस्तिस्ना नहीं है। हाँ, हमारी ये कोशिश अपनी जगह, आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र फरमाया, आपने मुस्लिम लीग के दोस्तों का जिक्र फरमाया, बिल्कुल हमारी सबकी ये मुश्तरका ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ डिसॉल्व न कर सके और वो इस निज़ाम पे हमला आवर ना हो। और जिस तरह माजी की 2 असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की, ये असम्बलियाँ भी अपनी मुद्दत पूरी करके वक्त पे इंतखाब हो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, असम्बलियाँ चलती रहें, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। खान साहब कामयाब हो गए और एक कैसी सूरत हाल पैदा होगी। अब आइन का तकाजा है, लिहाजा इसको फॉलो करना है। ये एक साहिब राय है कि ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि पाकिस्तान के माली हालात इस वक्त जो है, माली हालात जो भी हों, लेकिन आजकल तो स्पेशली जो हालात हैं इसमें 2 इलेक्शंस का इनेकाद जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी 40-50 अरब रुपए का अखरा खर्चा है एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे इससे भी ज़्यादा है। इन द मीन टाइम इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए खान साहब ने खुद ही NEC में एक फैसला किया था कि मरदमशुमारी होगी और मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होगा। उसके लिए भी देखने की ज़रूरत है कि इलेक्शन वो हल्का बंदियों का अमल जो है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मरदमशुमारी जारी है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो फिर ये है कि इलेक्शन कोई मिडल वे निकाला जाए कि ना जो एक्चुअल टाइम है सितंबर अक्टूबर, वहाँ से थोड़ा पहले हो जाए और ये जो है इसको सब इत्तेफाक राय से थोड़ा आगे ले जाए, तो आके पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है, टेंशन्स होती हैं और तनाव बढ़ जाता है। और जो काम हम इन इलेक्शन से लेना चाहते हैं, मेरी दानिश में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी दानिश में यह है कि जो स्टेबिलिटी का तस्वर है, अगर इलेक्शन मुख्तलिफ टाइम पे हुए फिर वो स्टेबिलिटी खड़े हो जाएंगे, तो बेहतर ये होगा कि कोई ऐसा रास्ता देखा जाए। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि हमारी तरफ से तो हम मुकम्मल तौर पे फ्लेक्सिबल रहे हैं और हैं, लेकिन खान साहब का रवैया बहुत धर्मी का रहा। अगर वो इस पे अपने रवैये पर नजरसानी करें, हालात का तकाजे को समझे, तो फिर कोई वे फॉरवर्ड शायद बन सके, बने तो है अच्छा। अच्छा कायरा साहब, आपने जैसा कि कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, ये सवाल आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था और ये तजवीज़ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से आई थी, लेकिन PTI ने तो उसी वक्त इनकार कर दिया था इस तजवीज़ का हिस्सा बनने से या इस अमल का हिस्सा बनने से, और कहा था कि 90 दिन से ऊपर हम जा नहीं सकते। और नून लीग के वकील ने भी वापस आकर ब्रेक के बाद आकर यही कहा था कि जी हमारा राब्ता नहीं हो सका, आप फैसला दीजिए, सुनिए केस को, फैसला दीजिए। क्या ये काबिल अमल नजर आता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये काबिल अमल नजर आता है कि आपको दरमियानी रास्ते पर अग्री कर जाए, क्योंकि मुज़ाकरात तो कहीं हो ही नहीं रहे?
मैंने तो बगैर का जिक्र ही नहीं किया। मैंने तो कहा कि ये इसी सूरत मुमकिन है कि सब इस पे राजी हो जाए, वरना तो फिर एक आईनी अमल है जिसके तहत चलना पड़ेगा। मैंने तो उसको कंडीशनल कहा। सही है। एक से टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो रिपोर्ट हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और नवाज शरीफ साहब की। इसमें मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब इत्तफाक करते हुए दिखाई देते हैं कि जी हल्का बंदियों के बगैर अगर इलेक्शन हुए तो ये मुतनाज़ इलेक्शन होंगे, और नवाज शरीफ साहब ने हामी भरी कि ठीक है मैं इस सिलसिले में जरदारी साहब से बात करूंगा। एक तो ये कि क्या आपके इल्म में है कोई ऐसा राब्ता जरदारी साहब से उस्तवार हुआ हो नवाज शरीफ साहब का, और क्या पीपल्स पार्टी अगर कोई राब्ता होता है तो ये मान जाएंगे कि ठीक है इलेक्शन हम जो है वो उसको डिले कर दें, या जो इस वक्त आइन की मंशा या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको वायलेट करते हुए हम इलेक्शंस को आगे ले जाएं? इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं जी। मैंने तो अर्ज किया कि आइन की मंशा वाज़ेह है, उससे इतराज सिर्फ एक सूरत है कि सब स्टेक होल्डर्स इत्तफाक करें। पाकिस्तान की इस वक्त जो मजबूरी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए कोई मिडल वे पे इकट्ठे हो जाए तो ये पॉसिबल है, वरना एक फ्रीक के इत्तफाक से शायद ये मुमकिन नहीं होगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की कोई गुफ्तगू हुई है मेरे इल्म में नहीं है। सही है। तो सर इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता तमाम सियासी जमातों में तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुताबिक 90 दिन के अंदर या बेयर मिनिमम टाइम के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और अगर इलेक्शन की ताख़ीर के लिए आपको आपके इत्तेहादी तजवीज़ करते हैं कि आइए हम मिलकर इलेक्शन को डिले करते हैं तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। देखिए, हमारे डिले करने से इलेक्शन डिले होंगे नहीं, इलेक्शन कमीशन डिले कर नहीं सकेगा। मैंने तो बार बार ये बात कह रहा हूँ ना। पहले तो देखें ये पॉसिबल है क्या, मेरी ख्वाहिश है क्या, मुस्लिम लीग की ख्वाहिश है क्या, किसी और की ख्वाहिश है, या मुमकिन होगा? इलेक्शन कमीशन अगर डेट दे देगा तो हमारी ख्वाहिशें हमारी कोशिशें ये सारी अपनी जगह उसमें इखलास होगा, वो दुरुस्त होंगी। अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देता तो सियासी जमातें अपनी आरा रखते हुए भी इलेक्शन के अंदर तो आएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कायरा साहब ये बताइए कि इस वक्त एक जो मुकदमात के ज़रिए से सियासत हो रही है, जैसे इमरान खान आप ये कहते हैं कि मुझ पर 76 मुकदमात बना दिए हैं, उसमें चलिए 2-4 मुकदमात जेन्युइन भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर मुकदमात आप नहीं समझते कि सियासी नौयत के हैं? कहीं पर अगर कारकुन जमा हुए हैं तो उस पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान के ऊपर बनाया है। अगरचे माजी में भी ऐसी रिवायत रही है मुख्तलिफ सियासतदानों और सियासी जमातों के रहनुमाओं पर मुकदमात ऐसे बनाने की जो कि गलत रही हैं। आप इसको क्या तशवीश की नज़र से देखते हैं जो कुछ हो रहा है? एक मुकदमात में एवरेज रोज़ाना 3 अदालतों में इमरान खान को पेश होना चाहिए इस वक्त, अगर जितने उनके ऊपर मुकदमात हैं। आप इस सारी सूरत को कैसे देख रहे हैं, ये मुकदमात की सियासत को? जी, एट एवरेज 3 मुकदमात में या 13 मुकदमात में बात का इशू होता है। आप मुकदमात को कंसल्ट करा सकते हैं, आप अदालतों से दरख्वास्त कर सकते हैं। आप याद रखिए कि हम मार्शल लॉ के दौर में भी मुकदमात भुगतते रहे। बीबी शहीद एक दिन पिंडी होती थी, दूसरे दिन कराची होती थी, तीसरे दिन लाहौर होती थी। तो जब आप तय कर लें कि आपने अदालतों का एहतराम करना है तो अदालतों के एहतराम में तो आपको अदालतों में पेश होना पड़ता है। लेकिन खान साहब ने तो डिफाई करने का फैसला किया हुआ है, लिहाजा उनको तो अदालतों के एहतराम की बात है ही नहीं, उनको तो अदालतों से रिलीफ की बात है। अब अर्ज ये है कि मुकदमात बनने चाहिए, अगर दुरुस्त है, जायज़ है, किसी ने गलती की है, जिस तरह खान साहब ने अदालत में पेश ना होने का एक जवाज़ बनाया हुआ है, ये गलत है। उनके खिलाफ अगर अदालत वारंट देती है तो आप उन वारंट पे अमल करेंगे, हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर फेक केसेस है तो फेक केसेस पे सबक सीखना चाहिए और हमें अब फेक केसेस की तरफ इस रवायत को ख़त्म करना चाहिए। हालांकि खान साहब ने खुद भी सारी जमातों के ऊपर मफरूज़ों पर मबनी केसेस बनाए और उन पे लोगों को पकड़ के सालों महीनों जेलों में रखा, उन पे शदीद तशद्दुद किया, उनके ख़ानदानों को हरासा किया, उनकी औरतों को गिरफ्तार किया, उनके घरों में छापे मारे, घरों की तजलील कराई और ख़ुद उसको विटनेस किया, खुद उसको मॉनिटर किया। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा कायरा साहब, बिलावल साहब के एक बयान का बड़ा तस्करा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सैलाब ज़दगान के साथ वादे पूरे न किए गए, उनकी बहाली का अमल न हुआ तो हम काबीना से अलहदा हो जाएंगे, हमारे काबीना में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। ये चार्जशीट है हुकूमत के ऊपर, हुकूमत ने वादे करके पूरे जानबूझकर नहीं किए या हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं वादे पूरे करने के लिए?
क्या ऐसा मरहला क्यों आया या इसकी ये नौबत क्यों आई कि ऐसा बयान बिलावल साहब को देना पड़ गया? इससे पहले ज़ाहिर है मुज़ाकरात हुए होंगे, कई मरतबा कहा गया होगा शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत से या फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप इसके लिए फंड जारी करें। ये नौबत क्यों आ गई? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि पाकिस्तान के जो माली हालात हैं उसमें बिलावल साहब वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर को हर मामले में मुआवनत फरमा रहे हैं। उनको हर IMF है, वो वर्ल्ड बैंक है, वो दीगर ममालिक से आने वाले या होने वाले मुआहदे हैं, हर चीज़ का इल्म है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में भी हम जानते हैं, वो फ्लड्स के इशू में भी पेश रहे हैं। यकीनन सारी चीज़ों से वो आगाह है, लेकिन ना हर चीज़ को अगर उसके दुरुस्त तनाजुर में देखा जाए तो वो समझ आ जाती है कि वो क्यों बात हुई, ये बात कहाँ हुई। उस वक्त जब वो कराची में सिंध के जो सैलाब मुतासरीन लोग थे, काश्तकार थे, हारी थे, जिनकी फसलें, जिनके माल मवेशी, जिनकी कुल कायनात इन फ्लड्स की नजर हो गई। ये जो गैर मामूली फ्लड्स आए थे सिंध में, पंजाब में, तो उनको वो जो इमदादी रकम थी वो देने की तकरीब थी जिसमें वो सारे लोग आए हुए, और उन पर ये सवाल उठ रहा था कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो कहाँ हैं, वो क्यों हमें पैसे नहीं मिल रहे, वो जो वादे किए गए थे वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। तो नेचुरली आप अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को तसल्ली भी देते हैं और आप अपने साथियों को भी कहते हैं कि भाई देखें ना, ये बात तो दुरुस्त है ना कि अगर मेरे लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो फिर मेरा वहां बैठना तो उसका क्या हासिल है। तो ये एक छोटा सा गिला हो सकता है या अपने उस आर्गुमेंट को स्ट्रेस करने की बात हो सकती है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और उसका तनाजर यह है कि उसके सामने भी वही लोग थे, वो खातिब भी वही ये भी तो हो सकता था ना, बिलावल साहब ये कह सकते थे कि जी हम आपकी मुश्किलात से आगाह हैं, मगर आप हुकूमत की मुश्किलात को भी समझे। हुकूमत के पास पैसा ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से मुझे कोई शिकवा नहीं है, वो जितना मुमकिन था उन्होंने किया है, और हम जो है वो काबीना में बैठकर और हुकूमत में बैठकर ही पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपके मसाइल को हल करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, और हुकूमत की मुश्किलात को जानते हुए भी ये स्टेटमेंट दी, तो फिर क्या ये सियासी बयान था? सियासी बयान तो बड़ा मुकद्दस बयान होता है, और अगर ये सियासी बयान था तो ये मुकद्दस बयान है। सियासी बयान झूठ पे मबनी, गलती पे मबनी या गलत वादों पे मबनी नहीं होता। अगर गलत वादों पे, झूठ की मकारी पे सियासत की बातें हों तो वो मनफी सियासत तो हो सकती है, सियासत नहीं। सियासत तो इबादत है भाई। सो उन्होंने जो कुछ कहा वो सिर्फ इतना था। हाँ, आपकी राय भी अपनी मुतबर है, इस बात को इस तरह भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसको इस तरह बेहतर समझा कि मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं इन लोगों के मुतालबे के साथ खड़ा हूं। यकीनन वो लोगों को समझा रहे हैं, यकीनन वो लोगों को बता रहे हैं, यकीनन मैं भी उसी जमात से हूं, उन्हीं का मुकदमा लड़ रहा हूं। लेकिन आपके सवालों का जवाब देते हुए मेरा आर्गुमेंट बिलावल साहब से जरा मुख्तलिफ है। लेकिन जब वो लोग सामने बैठे हैं तो यकीनन आप उनके मरहम लगाने की कोशिश करते हैं जख्मों पे, और ये बात उन्होंने दुरुस्त कही कि मुश्किलात अपनी जगह हैं, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। ये मामले को या मुतालबे को स्ट्रेस करके बयान करने का जिक्र है, इस पे कोई और ना कोई ब्लैकमेलिंग है, ना कोई धमकी है, ना कोई इससे अलग होने की बात है। यकीनन उस अपने मुतालबे में उन लोगों की तकलीफों को दूर करने में उसके पीछे वजन डाला गया है कि ये बात जरूर होनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। कायरा साहब, ये जरदारी साहब का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि दिवालिया होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कई ममालिक का नाम लिए कि वो भी दिवालिया हुए, इस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है या तबसरे भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी या तो जरदारी साहब को यकीन हो गया कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, या फिर वो इसको उतना संजीदा नहीं ले रहे जितना पाकिस्तानियों को फिक्र है। तो जरदारी साहब का ये जो बयान है ये किस पर्सपेक्टिव में है, या आप इसको किस तरह से लेते हैं? यार, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि हर बयान को उसके तनाजुर में देखना चाहिए कि किस बैकग्राउंड में ये बयान दिया गया है। रोज इमरान खान कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है, आप रोज प्रोग्राम कर रहे हैं सारा मीडिया के, जी मुल्क दिवालिया हो रहा है, वैसे हो रही है मुल्क दिवालिया हो रहा है। और मुल्क के दिवालिया होने के नारों से पाकिस्तान के अंदर अब बख्तरी खाई पड़ी है, लोग बड़े परेशान हैं। कोई सवाल उठा रहा है कि हमारी सिक्योरिटी का क्या बनेगा, कोई सवाल उठा रहा है कि दिवालिया हो गए तो खुदा न खास्ता हम श्रीलंका बन जाएंगे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के सिक्योरिटी एसेट्स का क्या होगा। बहुत सारे पैनिक सवाल है इससे। तो उन्होंने इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि भाई दुनिया में मुल्क अगर कभी खुदा न खास्ता डिफॉल्ट भी हो जाए तो इससे मुल्क नहीं खत्म हो जाते, बर्बाद नहीं हो जाते। और ऐसी बात ये दुरुस्त है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक डिफॉल्ट हुए, लेकिन फिर वो डिफॉल्ट से निकल भी आए।
अल्लाह ना करे ऐसी कैफियत हो, लेकिन ये लोगों को हौसला देने की बात है कि हर तरफ से एक मायूसी की बात है। रोज इमरान खान सुबह शाम बातें कर रहे हैं, मीडिया रोज सुबह शाम बातें कर रहा है कि डिफॉल्ट होने लगा है, इतने रह गए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हो गया है, कोई अच्छी खबर है ही नहीं, नेगेटिव बातें। तो उसमें लोगों को हौसले की बात भी है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा भी हो गया तो क्या हो जाएगा यार, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे ऐसे मुल्क नहीं खत्म हो जाते। तो ये उम्मीद की बात है, ये कोई नेगेटिव बात तो नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कायरा साहब, दो सवाल मेरे मुख्तसरन और हैं। एक तो ये कि गैलप सर्वे सामने आया है जिसमें जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि 62% अवाम जो है वो इस वक्त महंगाई और अदम इस्तेहकाम जो है इसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत को समझते हैं, ना कि पिछली हुकूमत को जो ख़राब मुआशी परफॉर्मेंस देकर गए थे। दूसरा यह है कि बिलावल साहब को 57% और आसिफ जरदारी साहब को 67% जो है वो मनफी रेटिंग दी गई है। आप इस गैलप सर्वे पर कुछ कहना चाहेंगे? यार ये सर्वे जो होते हैं ना, ये सिफारशी सर्वे भी होते हैं और नुमाइशी सर्वे भी होते हैं, जनन भी होते हैं, और इन सर्वेस को आप ट्रूली नहीं डिपेक्ट कर सकते। पाकिस्तान के अंदर मुआशरा हमारा और तरह है, हमारे दौर में आने के बाद भी लोगों को रिलीफ तो नहीं मिल सका, हम भी नहीं दे सके, ये बात दुरुस्त है। उसमें आलमी हालात रहे, उसमें रहे, वो अलग बात है, लेकिन जो रिलीफ देना था वो तो नहीं दे पाए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोगों की जिंदगी में तकलीफें बड़ी हैं, हमारे पास उसकी जस्टिफिकेशन और है, लेकिन जिसके पेट में भूख हो, जिसके बच्चे उसके घर में भूखे बैठे हो, उसके घर में लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, वो दवाई नहीं है, और उसको आप अकल और मंतक की बातें समझाएं तो वो नहीं सुनता दलाल। वो जायज है लोगों का, लेकिन जब कैंपेन चलेगी आपके जरिए भी जब बातें होती है ना, तो आप भी ये कहते जरूर हैं, लेकिन आप जब ये मुझ पे गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं कि इनकी वजह से ये हो गया, तो आप साथ ये भी बता रहे हैं करप्शन भी कोई नहीं है। तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट के गलत फैसलों की वजह से ऐसा हो गया, हालात ऐसे हैं कि ये फैसले करने पड़ रहे हैं, ये भी लोगों को पता है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर ज़रा ऑप्शंस देखते हैं। इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, जिनकी तकरीर पर पाबंदी है, कल से वो अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं, लाहौर की रैली से वो शुरू कर रहे हैं, और फिर उन पर मुकदमात, और अब तो उनके वारंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी जारी कर दिए हैं। क्या होने जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी कायरा साहब से भी हम इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सब मिलकर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सब मिलकर इस पर मुत्तफिक हो जाएं कि इलेक्शन को हम थोड़ा सा आगे ले जाएं तो अलग बात है, अदरवाइज ये आइन की मंशा ये है कि के बर वक्त इलेक्शन होना चाहिए। आज जो साद रफ़ीक साहब ने कहा है, मैं आपको ज़रा सुनवा देता हूँ कि साद रफ़ीक साहब ने इलेक्शन की इनेकाद या इसकी ताख़ीर के हवाले से क्या कहा है, ये सुन लीजिए। किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता, पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। जब खिचड़ी पका रहे थे उस वक्त नहीं पता था कि ये खिचड़ी पकेगी तो ये सबको कड़वी खिचड़ी खानी पड़ेगी, उसमें तो सारे हिस्सेदार थे। अब आप कहते हैं इलेक्शन कराओ, अब आपको इलेक्शन याद आ गया। पहले एक जालसाज को हीरो बनाया और हीरोज को जीरो बनाया, फिर ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों की बुनियाद पे रियासत जो है उसकी चूल्हे हिल गई। आज आप कह रहे हैं इलेक्शन करा दो, लेवल प्लेइंग फील्ड के बाहर इलेक्शन करा दो, ठीक है भाई करा दो, हमें क्या पता नहीं इलेक्शन होगा कमल साहबा या नहीं होगा, वो कह रहे हैं। और आप यहाँ से कल अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल अभी आया नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में मुशावरत हुई नहीं है, आप कैंपेन किस चक्कर में शुरू कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। ये बेचारे दिल जले हैं, इनका इलेक्शन से भागने का इरादा है, ये हर जगह हाथ पाँव मारे हैं। और बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, साद रफ़ीक साहब की बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। जो खिचड़ी इन्होंने अभी पकाई है 8 मार्च जो है वो फिर कल आई खड़ी है, यही वो 8 मार्च थी जब बाहों में बाहें डाल के इनके 3 चैंपियंस ने आके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जमा कराया था। उस दिन तो खिचड़ी की देग ये रख गए थे, फिर पका के अब खा भी ली है। अब वो बीच चौराहे जाके हांडी फूट गई, निकला बीच में से कुछ नहीं है। आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब ने प्लानिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर बनते ही टर्न अराउंड पाकिस्तान का एक नारा लगाया था, और मैंने उस पर उनको जवाबी कार्रवाई में कहा था कि ये टर्न अराउंड पाकिस्तान ही अपसाइड डाउन पाकिस्तान आप करने जा रहे हैं। आज वो आप कर बैठे हैं। इलेक्शनों का नाम सुन के तो इनकी जान निकल जाती है, क्योंकि जिस जालसाज को ये हीरो बना के बैठे थे वो तो भागा हुआ है पाकिस्तान से, वो वापस आना नहीं चाहता। वहाँ से रोज़ ऑर्डर करता है कि हमने तो अपना वादा निभा दिया, अब आप भी अपना वादा पूरा करें। इस बात की भी एक्सप्लेनेशन देंगे खिचड़ी पकाते हुए कौन से वादे किए थे आपने, और किस किस से वादे लिए थे, और कौन से वादे हैं जो निभा रहे हैं 29 नवंबर के बाद के। मरियम नवाज की तकरीर सुनी आपने,
मरीम नवाज ने कहा है कि जी आप इतना छुप के बड़ा बैठ टॉर्चर गए। में मेरे उन्होंने कहा है कि इमरान खान छुप के बैठ गए हैं, नवाज शरीफ ने हमेशा बहादुरी से फेस किया है, थोड़ी सी बहादुरी नवाज शरीफ से ले लें, और उन्होंने कभी अपनी बीमारी का तस्करा नहीं किया और ये बीमारियों का बहाना बना के अदालतों में नहीं जा रहे। देखिए, मरियम बीबी को हाफजा बेहतर करने की दवाइयाँ खानी चाहिए, छोटी सी दिमाग की भी सर्जरी करा लें, अपनी भी और वालिद साहब की भी। पूरी दुनिया को पता है कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यहाँ से दुम दबा के कौन भागा हुआ है, छुपा हुआ कौन है, किसने अपने बच्चों के साथ जो है वो पनाह ली हुई और किसने अपनी बेटी को मैदान में उतारा है कि हमारे लिए निगोशिएशंस करो। ऑडियोज़ और वीडियोज़ के लगा लगा के आपने धमकियाँ, सबका काजी, और इनकी अपने बयान है, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही। वो लगाए ना वो प्रेस टॉक जिसमें एक तरफ चचा जान बैठे थे, दूसरी तरफ शाहिद खाकान बैठे थे, सबकी हालत ख़राब थी, सारे ही हलकान बैठे थे और मैडम सबको लगा रही थी तड़ियाँ। उस दिन के बाद से रिवर्स शुरू हो गया, रजीम चेंज का ड्रामा भी स्टार्ट हो गया। साद रफीक साहब जो कह रहे हैं ना कि हीरो को ज़ीरो किया, हीरो को आप ज़ीरो कभी नहीं कर सकते। जो हीरो होता है ना वो आवाम का हीरो ही रहता है। आपने 9 अप्रैल को ज़ीरो करने की कोशिश की, आपने देखा आवाम ने कैसे हीरो अदालतों को तो फेस करना ही चाहिए ना। देखें, अदालतों को तो फेस कर रही हैं। अब आज माशाल्लाह मैं आपको बता रही हूँ, स्कोर कप्तान का जो है ना वो सेंचुरी के करीब करीब पहुंच गया है। 77-78 रन्स तो वो FIRs के कंप्लीट करा चुके हैं। ये कोई फख्र की बात तो नहीं, इन्होंने, इनके लिए फख्र की बात है ना। ये पॉलिटिकल फाशिज्म में ये दौर इनका जो है ना, ये डार्केस्ट ईरा के तौर पे रिकॉर्ड होगा कि आपने अपने जो हीरो को ज़ीरो बनाने की कितनी कोशिश की और जितनी आपने एग्रेशन की, जितने आपने स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके उसके खिलाफ झूठे केसेस बनाए, उसने उसका पॉलिटिकल नहीं, उसका उन्होंने पूरा कानूनी जवाब दिया है। कानून की हदूद और कयूद नहीं तोड़ी है। आपने तो यहाँ से इन्हीं अदालतों को 50 रुपए का स्टैम्प पेपर देके झूठी रिपोर्ट्स देके यहाँ से भागे। एक चीज और सुन लें, मरियम बीबी को जो तकरीरें लिख के देते हैं उनका ये ख्याल है कि लोगों के हाफजा भी उन्हीं के खानदान के हाफजे की तरह का होगा। यहाँ पे ये सोशल मीडिया का दौर है, इनकी कहीं भी एक एक बात लोगों को याद भी है, वो इन्हें भी याद कराते, इनको भूल जाती हैं। इनका जो डॉक्टर अदनान का मरसिया होता था, मैं अभी निकाल के आपको सुनवा देती हूँ। 90% उनकी दिमाग की शरियाने बंद, किडनीज दोनों फेल, प्लेटलेट्स का तो चीखे मारती थी मरियम औरंगजेब सामने रोज खड़ी होगी, गिर गई, मर गए, लुट गए, बदनाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हमने अटेंड किए। ख्वाजा हारिस साहब 17 मेडिसिन का जिक्र करते थे। वैसे ये एक मेरी बात सुने, ये मोहतरमा कहती थी मैं अपने अब्बा जी के पास जेल में बैठी हुई थी, बैठे बैठे उन्हें 3 हार्ट अटैक हो गए, जिसका ना अब्बा जी को पता चला ना मुझे पता लगा चला। चले तो अब इस तरह की बीमारियां होंगी। मरियम साहबा ने इमरान खान की आज एक जो बीमारी का उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, उसका मजाक उड़ाया। खैर उस पर इमरान खान की बीमारी जो थी ना वो दुनिया को नजर आई बीमारी नहीं थी। उन्होंने कहा वो ऐसी बीमारी है इसका मैं नाम नहीं ले सकती। इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने हमले करवाए, जो गोलियां मरवाई, वो दुनिया ने देखी। अल्लाह का शुक्र है इस उम्र में ये सारे बीमार 11 महीने से जब से हुकूमती हलवा खा रहे हैं, ठीक है। जिस दिन दोबारा लेटे, कमर, गर्दन, दिमाग सब लेके बैठ जाते हैं। सेहतमंद रखे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये मुझे इनके साथ ठीक है। कामरान साहब ये बताइए कि अभी कमर ज़मान कारा साहब से बात हो रही थी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर जो है वो नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर सारी सियासी जमातें कंसेंसस डेवलप कर लें हालात को देखते हुए तो अलग बात है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का बयान अभी सुनवाने की जरूरत नहीं है, 2 दिन में बहुत दफ़ा चल चुका, और उनकी जो नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है उसमें भी वो कह रहे हैं कि ये तो इन हालात में इलेक्शन हुए तो ये मुतनाज़ हो जाएंगे इलेक्शन अगर सेंसस के बगैर हुए और इन हालात में सिक्योरिटी के हालात मखदूश हैं। तो क्या हो रहा है इलेक्शन वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है वहाँ से अभी तक जो है वो आपने बयान का शिकार है प्रोसेस। जी, मैं शायद आपने मौलाना का बयान जो है ना वो नहीं सुना। शुरू के इसके ओपनिंग वर्ड्स जो मुझे याद है, जो मैंने जो सुना है उसको मीडिया पे, उसमें ये थे कि हम दस्तूर का भी एहतराम करते हैं और हम अदालतों का भी एहतराम करते हैं। तो दस्तूर का एहतराम करने का मतलब ये है कि वो जो भी दस्तूर के अंदर जो है वो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसको कोई भी वायलेट नहीं कर रहा। और चूंकि मैं इस मामले में पेश होता रहा हूँ, हमने लिख के अपना स्टेटमेंट इसलिए दिया था ताकि उसके बाद जो है ना वो कल किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो लिखा हुआ स्टेटमेंट भी कोर्ट में दाखिल है। सिर्फ इशू ये है कि जिसको अटेंड नहीं किया गया कोर्ट के पार्ट में भी, और इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अटेंड नहीं किया, कि एक तरफ केयर टेकर सेटअप एक ही टाइम पे और एक तरफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और इसके बाद अक्टूबर वाले इलेक्शन में भी यही सूरत हाल होगी। और आपकी स्कीम यही है, हमने कोर्ट को कहा था कि आप इस सूरत हाल को सिर्फ आंसर करें। एक लीगल क्वेश्चन रेज किया था और सेंसस का भी लीगल क्वेश्चन हमने रेज किया था कि आधी पुरानी सेंसस के मुताबिक, आधी नई के मुताबिक
मुताबिक इस क्वेश्चन को भी आप आंसर करिए। वो अभी तक चूंकि डिटेल रीजन नहीं आई है और जो मेरे इल्म में है अभी तक इसको इस हवाले से कोई जो है ना अटेंड नहीं किया, एटलीस्ट शार्ट ऑर्डर में। तो जब शार्ट ऑर्डर में अटेंड नहीं किया तो हमारा एक लीगल जो है ना, वो आप लीगल अपना एक कोई भी जो है ना प्रोपोजिशन कोर्ट के सामने रख सकते हैं। कोर्ट उसके साथ एग्री करे, कोर्ट उसके साथ एग्री न करे, उसमें कोई मसला नहीं हुआ करता। एक वो हमने पॉलिटिकली बताइए, सियासी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? देखिए, जब भी इलेक्शन होंगे ये हमने लिख के दिया हुआ है, आपने हमारा लिखा हुआ नहीं पढ़ा, आपने हमारा मौलाना की ओपनिंग वर्ड्स नहीं पढ़े कि किसी भी टाइम पे एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम इलेक्शन से डिनाई नहीं कर सकते, हमको हर वक्त इलेक्शन के लिए आप तैयार पाएंगे। ये मौलाना का स्टांस था। और अगर ये आपने कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट देखनी है तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। वो तो सर्टिफाइड कापी भी आप किसी मैंने आपके आर्गूमेंट सारे सुने थे, आपने सेंसस का जिक्र भी किया था अदालत के अंदर, मैंने आपके सारे आर्गूमेंट भी सुने हैं। मैंने मौलाना फजलुर रहमान का, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि आपने बयान नहीं सुना, मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान कम से कम 3 मरतबा सुना भी है और कल प्रोग्राम में चलाया भी था। नहीं, मैंने कहा मैंने सुना है और उसकी है ना, वो कह रहे हैं कि जी हमसे कहा जा रहा है कि 80 अरब रुपया दें और हमारे पास यहाँ पर खाने के पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के पैसे नहीं है, हम कैसे इलेक्शन में चले जाएं? ये मौलाना ने नहीं फरमाया सर? ये नहीं कहा था कि कैसे इलेक्शन में चले जाएं। ये यकीनन ये बात रखी है कि इस वक्त मुश्किल माली हवाले से मुश्किलात का शिकार है, दूसरे हवालों से मुश्किलात का शिकार है, मगर कैसे जो है इलेक्शन में चले जाएं। आपने वो स्टेटमेंट इन राइटिंग देखी थी जो हमने फाइल की थी? स्टेटमेंट इन राइटिंग देखी थी जो हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी? वो स्टेटमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ अदालत में उसके साथ जो सबसे पहले जिसको कोर्ट में पढ़ के भी सुनाया गया था वो स्टेटमेंट इन राइटिंग थी और वो पार्टी का स्टांस था। और अगर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी का स्टांस कोई दाखिल हो जाए तो उससे ज्यादा बेहतर तो कोई बात नहीं हो सकती। मसला यही है ना कि अदालत के अंदर एक स्टांस सामने आ रहा है और पॉलिटिकली दूसरा आ रहा है। अब जैसे आज मैंने अभी सुनवाया भी है ख्वाजा साद रफीक साहब का भी, तो जाहिर है PMLN के वकील का मौक़िफ़ अदालत के अंदर कुछ और था और बाहर कुछ और है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अदालत में मौक़िफ़ और सियासी मौक़िफ़ में फ़र्क नज़र आ रहा है हमें। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ एक ही था बाहर भी और अंदर भी, और हमारा मौक़िफ़ भी बाहर एक ही था अंदर भी और बाहर भी, और हमारा आपस में मौक़िफ़ में इख्तिलाफ था जिसको मीडिया ने रिपोर्ट भी किया था। सही है, चलें। वैसे मैं अजहर साहब की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन बाहर मौक़िफ़ ये है मुस्लिम लीग नून का तो कम अज़ कम कि पहले इंसाफ के दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन कराओ, और इस तरह का कोई मुतालबा जो है वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं था। एनीवे, ये बताइए अजहर सिद्दीक साहब, ये 76 जो FIRs हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, ये कोई भूल जाते हैं वकला के कौन सी में ज़मानत मिली है, कौन सी में नहीं मिली, किस में जाना है, किस में रह गया है, और फिर कहीं पर वो रैलियों में शिरकत कर रहे हैं, जलसे शुरू कर रहे हैं और अदालतों में वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं जा नहीं सकता। तो ये क्या हिकमत अमली वकला बना रहे हैं उनकी? अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी बुला लिया है। बहुत शुक्रिया असद। मेरा ख्याल है आप पिछले कोई 20-25 साल में अगर आप देख लें, मिसाक जमहूरियत के बाद जो इन्होंने तय किया था तो 13 सियासी जमातों ने वो तो रौंद के रख दिया है। 76-70 FIR में देख लें, कोई एक FIR बता दें जो मेरिट पे हो। यानी यहाँ तो आपको पता है गद्दारी तो थाना अभी मीर मोहम्मद अली साहब के घर पुलिस पहुंच चुकी है और वो सोशल मीडिया में बड़ा काम करते हैं। यानी यहाँ थाना कोसार और थाना रमना क्या बांटती फिर रही है, आपको पता है वो गद्दारी के मुकदमे बांटती फिर रही है। आपके सामने तौहीन अदालत, छोटी सी एक बात की, इमरान खान साहब ने सेशन जज के वो रजिस्टर्ड के खिलाफ आप तौहीन अदालत देख ली। और अभी जो कुछ भी देख रहे हैं, मेरा तो ख्याल था कमरान मुर्तज़ा साहब इसकी जरूर कंडेम करेंगे कि जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं, और बाकायदा ये इल्जामात इन्होंने अपने तहरीरी बयान में भी है किस तरह की बातें वहां पर कही, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। जो मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि ये पॉलिटिकल स्कोरिंग करते रहे मगर इदारों को इस तरह में लाइन ना करेंगे तो ये किसी तरह से भी इदारों की बेहतरी के लिए मुनासिब नहीं है। अब चलते हैं आगे। मैं तो जो कि इलेक्शन कराने के वाले से किसी सियासी जमात, इनमें से 13 की 13 सियासी जमातें इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। इनको कहना चाहिए आगे पार्लियामेंट में कहना चाहिए, अवाम के सामने आए इकट्ठे बैठे और कहें कि आईने पाकिस्तान 1973 के मुताबिक इलेक्शन होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और ये जो हम नई नोवेल्टी ला रहे हैं ना,
कि जनाब सूबे में और वफाक, ये आईने पाकिस्तान 1973 को नहीं पता था कि वो सूबे और वफाक के इलेक्शन अलग रखते। ये अगर ये कोशिश की गई, और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, इन पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो साहब एक प्रोग्राम में मौजूद, शायद आपके प्रोग्राम में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने सेक्शन 69 का सहारा लिया सिंगल पोल का। हालांकि वो सिंगल पोल से मुराद है एक सूबाई असेंबली के इलेक्शन के हवाले से या नेशनल असेंबली के इलेक्शन के हवाले से। ये भी एक नई नॉवेलिटी मैं सुन रहा हूँ कि जनाब पॉपुलेशन सेंसिस होना। भाई आपको याद होगा, आप तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मौजूद थे, कमरान मुर्तजा साहब भी वहां पर मौजूद थे। जब 7 अप्रैल को पूछा गया कि इलेक्शन कब करा सकते हैं, उन्होंने कहा 6 महीने में करा सकते हैं। और ये भी बता दूं, और वफाकी हुकूमत का क्या ताल्लुक है सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन से, क्या कंसर्न है इनका? पैसा आना है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, सूबे कोई नहीं, ये वफाक तो रोक ही नहीं सकता। आइन का आर्टिकल 220 पढ़ ले, 218 3 पढ़ ले, ये कहां से आगे? ये अपने मामे खां बने बैठे हैं वफाकी हुकूमत, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने पैसे दे रहे हैं। आज़र सिद्दीक साहब, आज तो इलेक्शन का शेड्यूल आ जाना चाहिए था ना। अगर 54 दिन का शेड्यूल जारी करके 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं तो फिर तो आ जाना चाहिए था। अब कल अगर इलेक्शन का शेड्यूल आता है तो फिर या तो 53 दिन मिलेंगे, एक दिन कम मिलेगा, या फिर एक दिन आपको इलेक्शन आगे करने पड़ेंगे। नहीं देखिए, वो मिनिमम बेयरल जो पॉसिबल है ना, वो तो गालबन 44 डेज का है, और ये 52 दिन के अंदर होने हैं। 52 दिन, 54 नहीं है, मैंने बैठ के कैलकुलेशन की है, 52 दिन। और मेरी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है ना वो शेड्यूल देने लगा है, और वो हो सकता है कि कल आ जाए या परसों आ जाए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि आईने पाकिस्तान 1973 और मिसाके जमहूरियत, ये सिर्फ एक ढकोसला की तर्ज पर इन्होंने किया था। इनको इक़्तिदार से मतलब है, इनको इस बात से मतलब नहीं है कि आईने भाई वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा था 90 दिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन। भैया 90 दिन को भी आगे खींच के कौन होती है ले जाने वाले? अच्छा, वो कमरुज़्ज़मान कारी साहब का आपने कहा जी कौन सा कंसेंसस यार, आईने पाकिस्तान में लिखा है कंसेंसस का डेट आगे बढ़ा ले आप, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो आप आइन तोड़ने की बातें कर रहे हैं, आर्टिकल 4 और 5 की। सही है, नहीं वो सेंसस में मगर ये नुक्ता है ना, चले मैं कमल साहबा के सामने भी रख देता हूँ ये वाला नुक्ता। आज़ाद साहब, वो अभी जो कामरान साहब भी कह रहे हैं और मौलाना फजल रहमान ने भी नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में यही पॉइंट उठाया है कि आधे इलेक्शन पुरानी हल्काबंदियों पे हो जाएं, उसके बाद हल्काबंदियां हो जाएंगी, फिर नई हल्काबंदियों की नई मर्दमशुमारी की रिपोर्ट शाये होगी, नई हल्काबंदियों के बाद फिर बाकी के जो 2 सूबे हैं उसका इलेक्शन अलग हल्काबंदियों के मुताबिक हो रहा होगा। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट है इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद पे बात करते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कमल शोजब साहबा, ये बताइए ना, जो कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं आधे 2 सूबों में आपने करा दिए पुरानी हल्काबंदियों के मुताबिक इलेक्शन, इन द मीनवाइल फिर सेंसस हो जाएगा, नई हल्काबंदियां हो जाएंगी, बाकी सूबों में और विफाक में आप करा रहे होंगे नई हल्काबंदियों पे इलेक्शन। ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है? देखिए, टेक्निकल तो ये इनको बेहतर पता होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में गया था, तो ये टेक्निकलिटीज़ तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी चाहिए थी। ये सेंसस की जो करारदाद थी ये मैंने पेश की थी असेंबली में, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी मैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की। नवंबर दिसंबर में ये सेंसस स्टार्ट होकर ख़त्म होनी थी, इन्होंने तो जान के इसको डिले किया। आप हर वो दुनिया का बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन आप डिले करा लें, किसी तरह हम इलेक्शन से चले जाएं। आज जो आप कह रहे हैं कि जो इलेक्शन स्केड्यूल देना था, वो इलेक्शन स्केड्यूल देने की बजाय तौहीन इलेक्शन पे वो इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करवा रहा है इलेक्शन कमीशन। उसका सारा इंटरेस्ट दुनिया के हर काम में है। तोशाखाना केस में मैं पकड़ लूँ, तौहीन इलेक्शन कमीशन में मैं जाके इमरान खान को पकड़ लूँ, उधर से जो है राना सनाउल्लाह कह रहा है कि जी उनके ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए, कोई कैंपेन ही नहीं चलनी चाहिए इलेक्शन से रिलेटेड। सब कुछ कर लें लेकिन इलेक्शन का स्केड्यूल एक इदारा बुलाता है तो उसमें जाना तो चाहिए ना इमरान खान साहब। देखिए, एक एफआईआर कचहरी में तो सिक्योरिटी का मसला है, इलेक्शन कमीशन में जाने में तो सिक्योरिटी का मसला नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो आप देखें एक इनके ऊपर टेररिज्म का जो पर्चा काटा इमरान खान साहब पे, उसमें आप ज़रा मजाक चेक कर लें। इमरान खान की पार्टी के सेनेटर्स जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी नाअहली के खिलाफ पर्चा काट लिया इमरान खान के ऊपर, तो फिर तो मरियम नवाज़ पे पर्चा कटता है, फजल रहमान साहब पे पर्चा कटता है। ये गए थे ना इलेक्शन कमीशन के सामने, पूरी दुनिया ने देखा था, इन्होंने 3000 बंदों के साथ वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। वहाँ पर और भी बहुत सारी MNAs भी रहे थे, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद थी, शहरी रहमान साहबा भी मौजूद थी। 2018 से लेके मैं सारी फुटेजेस भेजती हूँ, सब पे आप जो है दहशतगर्दी के इसके बावजूद आप इसी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन मांग रहे हैं ना, तो और इसी की इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इंतजाम इलेक्शन में जाएंगे। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन से हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं, इस इलेक्शन कमीशन का ये काम है, हमारे टैक्स के पैसों से इनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं, इनको बिठाया इसलिए गया था
कि जनाब आपने इलेक्शन करवाने, ये हमें कोई भीख तो नहीं दे रहे, ये तो हमारा हक है, आइन की किताब के मुताबिक हमारे इलेक्शन हम डिमांड करना इनसे मांगते हैं। वी आर दी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम हैं, और 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक आपकी जो रोल है वो आप पूरा अदा करें। आप लेफ्ट राइट में इधर उधर के सारे काम करें, फलाना काम कहने पे तकलीफ। भाईजान इलेक्शन कब कराने हैं? जिस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन जारी था, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कहा कि आप बताइए जनाब इलेक्शन कराएंगे, उन्होंने कहा नहीं 7 महीने, हल्का बंदियाँ, फलाना काम फलाना काम। हल्का बंदियाँ तो आप 10 दफ़ा करा चुके हुए हैं, सारे हल्कों के आपने नंबर चेंज कर दिए हैं, उस वक्त से हल्का बंदियाँ हो रही हैं, आज तक नहीं हुई हैं क्या? मुझे बताइए आप। 7 महीने उस वक्त कहे थे, अब तो 11 महीने गुजर गए। ये जो हल्का बंदियां वो तो फाटा की सीटें वो केपीके में मर्ज होने की वजह से हुआ ना, हो गई। अब इलेक्शन आपका जो एक्ट कहता है, जो आपकी आइन की किताब कह रही है, जिसमें आपने लिख के रखा है कि आपने नॉट बियॉन्ड देन 90 डेज, सही है, नॉट विद इन, बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं, उसके मुताबिक आपने डेट देनी है और डेट पे कराना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो टूटा फूटा जमहूरी नाम लेबल लगा के निज़ाम चलाया जा रहा है, आपने ये चलाना है या फिर कोई और हम वतनों के लिए तोहफा लाने की कोशिश हो रही है? अच्छा, या हम जमहूरियत चलानी चाह रहे हैं? ये सवाल इनसे पूछ के बता दें, क्योंकि आइन और कानून हलक से तो मौलाना साहब सबसे ज्यादा निकालते थे जब असेंबली में बैठे हुए था उनका बेटा, और वो असेंबली से मतलब वजारतों से बाहर बैठे थे। सबसे ज्यादा तो उनको टेंशन थी मुल्क में जमहूरियत कैसे चलेगी। अब जो चला रहे हैं, क्या ये जमहूरियत है? और जो आइन और कानून 73 का आप हमें सुनाते थे, क्या उसको खत्म करना चाह रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई अंडर थ्रेट है तो वो आइन पाकिस्तान है। पाकिस्तान के तमाम इलेक्शन कमीशन समेत इदारे, उनका जो रोल है ना, वो इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान अवाम की नजरों में आ गया। और अल्टीमेट सोवरन, दोनों वकील हजरात मेरे साथ बैठे हैं, अल्टीमेट सोवरन पाकिस्तान की अवाम है। रियासत का मतलब अवाम होती है, रियासत का मतलब 7,96,096 पाकिस्तान ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, चीफ जस्टिस ने कहा था। कामरान मुर्तजा साहब, ये जो मसला भी आप बयान कर रहे हैं, इसका एक हल तो यही है कि जो आप तकाजा करते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान कौन है, पहले ये बता दूं कि अल्टीमेट सावरन कौन है। ये सारे इलेक्शन एक साथ, मेरी बात सुन लीजिए, पहले ये बता दूं कि अल्टीमेट सावरन कौन है। ये भी तो है ना कि ये सारे जो इलेक्शंस हैं वो अब हो जाएं अगले 90 दिन के अंदर, और सारे एक साथ हो जाएं और हल्का बंदियां बाद में हो जाएं, तो छोड़ दें असेंबलियां, तोड़ दें, निकले बाहर। जी कामरान साहब, पहले ये बता दूं कि अल्टीमेट सावरन कौन है। पहले ये बता देता हूँ आपको अल्टीमेट सावरन कौन था। पहले जो इनके जो जिसको अब्बा जी जिस स्टैब्लिशमेंट को बनाया हुआ था, वो अल्टीमेट सावरन नहीं थी। पहले उनके साथ जो है ना, उनकी वो डिक्टेशन पे नहीं चलते थे उसी स्टैब्लिशमेंट के। पहले उन्हीं को एक्सटेंशन देने की बातें नहीं करते थे क्या? पहले उनको जो है ना फिर एक्सटेंशन दे रहे थे, अब भी लास्ट में भी एक्सटेंशन, तीसरी एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, और अब उनके कोर्ट मार्शल की बात करते हैं। क्या वो वालिद मोहतरम नहीं थे? वो निक्के के अब्बा नहीं बने हुए थे? जो निक्के के अब्बा थे वो क्या माजी भूल गए? और आज ये मुकदमा सुन लीजिए, उसमें इनके लोग सारे आप रुजू कर लिया उससे, आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। हाँ, जब बोलते रहे फिर मैंने नहीं बोला। ये आप मुकदमात की बात करते हैं। मेरे मेरे ऑफिस के ऊपर जो है ना, ये अजहर सदीक जो है ये बैठा हुआ है। कभी जो है ना, अगर हमने घर में अगर कोई ऑफिस या अगर कोई कमरा बनाया हुआ है, उसके ऊपर कभी एतराज नहीं हुआ। इनके दौर में हम पे नोटिस आते रहे सीडीए के, जी आपने घर में जो है दफ्तर बनाया हुआ है, आप इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। मेरे घर में इन्होंने डाकू भिजवाए, मेरे बेटे को जो है ना वो होस्टेज किया, उन्होंने घंटा इधर होस्टेज करके बैठा रहा। इनके दौर में किसी की तरफ से जो है ना वो आए, मेरा भाई जो है ना मेरा उसमें मेरा ऑफिस भी मेरा चलता है, उसमें 1 घंटे तक जो है ना इन्होंने हमें जो है ना गन पॉइंट पे रखा। जो मैं खुद मौजूद नहीं था, कोयटा में था, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे साथी जितने थे, वो 1 घंटे तक वो एक जाली डकैती का, इनके जमाने में, ये उन दिनों की बात है जब वो हमारे लॉन्ग मार्चेस चल रहे थे। इनको ये याद नहीं है जब पार्लियामान के अंदर जो ना हमें मारा पीटा गया, वो सारा कुछ भूल गए। अब इनको जो ना याद आ गया, एस्टैब्लिशमेंट भी याद आ गई, पता नहीं कौन सा हलवा भी याद आ गया। तो वो अपना वक्त भी वो याद करिए। उस वक्त इन किसी ना वकील साहब को जो है ना वो याद आया कि हमसे भी कोई जो है ना ताज़ियत करे कि आपके साथ जो है ना ये बुरा हो रहा है, कोई ये अच्छा नहीं हो रहा, और करने वाले कौन है, करने वालों को कंडेम करे। मुझे खुशी होती कि उस वक्त ये कहते कि हाँ कामरान भाई आपके साथ, ये आपकी ज़ात के साथ जो है ना ये 3 हरकत हुई हैं मुख्तलिफ वक्तों में और उसी दौर में, उस रजीम में। तो उसमें जो है ना वो फिर बहुत अच्छा, वो हम भी आज अप्रिशिएट करते हैं। हम भी इनके साथ जो है ना कहते हैं कि जी हाँ जी, आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं वो भी बहुत बुरे हो रहे हैं।
तो आपके दौर में ये सब कुछ हमारे साथ, मेरी जात के साथ इवन ये होता रहा है, और बाकी लोगों के साथ भी, बाकी सब भी जो बातें कर रहे हैं, जो टीवी पे आके बात कर रहे हैं, वो सारे पता नहीं इससे ज्यादा तकलीफ में वक्त गुजार के आए हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी आप 2 महीने पहले करा दें, 4 महीने पहले करा दें, तो फिर ये आप ब्लैकमेलिंग को जो है वो उसको लीगलाइज कर रहे हैं ना। ये ब्लैकमेलिंग है ना कि एक असेंबली जो ना आप तोड़ दें और उसके बाद कहें ये जी ये जो आपका तो आर्गूमेंट ये है कि जो ना ये जो उसके अंदर बैलेंस है दस्तूर का, वो बैलेंस खराब हो जाता है। केयर टेकर सेटअप तो पूरे मुल्क में रह नहीं सकता इस तरीके से। तो ये इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया में केयर टेकर सेटअप नहीं हुआ करता। और मेरा भाई कह रहा था कि 73 में, ये 73 में नहीं, ये केयर टेकर वाली जो बात आई थी ये 2010 में आई थी, और वो उसके साथ जो है ना उस वक्त उनके जहन में नहीं था कि ये इस तरह भी कोई हो सकता है कि कोई एक आध असेंबली तोड़ दे और उसके बाद जो ना ब्लैकमेलिंग पे आ जाए कि हमने तोड़ दी, अब चूंकि बाकी रिमेनिंग जो ना प्रोविजन जो है ना उसकी इफेक्ट हो रही है, तो इसलिए आप भी तोड़ दीजिए। तो फिर इस तरह से तो आप एक जो है ना लाइसेंस दे देंगे। कल हमारी 2 सूबों में हुकूमत होगी, 2 सूबों में किसी और की होगी, हम उसको तोड़ेंगे, फिर कहेंगे जी केयर टेकर नहीं, आपने तो इस तरह से जो ना अप्रैल में जो इलेक्शन करवाए थे, मई में जो इलेक्शन करवाए थे, उसमें तो ये बात हुई, उस पर तो फिर फैसला आ गया सुप्रीम बयान किया, नहीं एग्री किया। क्या ये हमारा हक नहीं था कि हम अपना बयान कर रहे हैं कि जो हमारा ये हक नहीं था? बाकी 2 सूबों में कैसे होंगे, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ला चुके हैं ना, ये मसला तो है। मैं जवाब दे दूं, ये ला चुके हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने मानना है? अभी आपके पास एक आर्गुमेंट ये आया कि वो जी वो फलाने फंड से ये पैसे आएंगे, तो वो फलाने फंड से आएंगे तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या किरदार है? उसमें तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है ना। और इलेक्शन किसने करवाना है? एक दस्तूरी इदारे ने करवाना है, और दस्तूरी इदारा का है वो सारे के सारे मेंबर तो आपने अपॉइंट किए हुए हैं, वो सारे के सारे चेयरमैन तो आपका अपॉइंट करता है, तो वो बिल्कुल इलेक्शन करवाए। उस इलेक्शन से कौन भाग रहा है? आप इसका जवाब दे रहे हैं कि कोई इलेक्शन से भाग रहा है, आप तो अदालतों से भाग रहे हैं। किसी दिन कोई बीमारी होती है, किसी दिन कोई बीमारी होती है, 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियां तो अभी तक सुना चुके अपने आप को। अच्छा, मैं 2 बातें मैं अर्ज करता चलूं। पहली तो बात है कि बीमारी तो अभी तक तो किस मुंह से हम कहेंगे कि नवाज शरीफ प्लेलेट्स कम होके बाहर बैठा हुआ है। शर्म तो आती नहीं है, ना हमें आती है ना उनको आती है। सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अदालत से 4 हफ्ते का केस पार्लियामेंट ने लिया, ये जो वजीर आजम बैठा है जिसके नीचे हम सब बैठे हुए हैं, उसने अंडरटेकिंग दी हुई है। हमें ये कहना जी थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा अब तो नहीं होना चाहिए। मैं इमरान भाई की बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमर्शियल एरिया खत्म करने हैं, वो किसी गवर्नमेंट का नहीं है। वो होगा यकीनन कि गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन होगी, लेकिन इस तरह के पर्चे बता दें जो इस तरह के पर्चे अब हो रहे हैं ये बगावत के और इस तरह के, वहां तो आप बता दें रिकॉर्ड के ऊपर। अब आते हैं अगली बात की तरफ, बात जरा समझिएगा। हम इधर सर मेरे पे बगावत का मुकदमा करना था, मेरे जैसा बागी आपको मिलेगा? नहीं, मैं मेरे जैसा बागी मिलना था आपको कि बगावत का मुकदमा होता। ये तो अनफॉर्चुनेटली हमेशा सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। फवाद चौधरी पे बगावत का मुकदमा बना दिया और लोगों पे, आप पे भी जो बना वो गलत बना। जी अजहर साहब आखिरी पॉइंट जरा बता दें जल्दी से जो कह रहे हैं आप। आजम सवाती वकील था, क्या किया? फवाद चौधरी क्या किया? इनमें से किसी ने नहीं किया। हमने देखा अपनी आंखों के सामने काले कपड़े पहन के हथकड़ियां लगा के, कोई बोला इनमें से? नहीं बोला। अब बात बड़ी सीधी है, आप जो मर्जी कह दें कि जनाब सूबे में क्या है, आगे पीछे क्या है, ये सारा कुछ खत्म हो गया है। वजह क्या? आईने पाकिस्तान 1973 जो इस वक्त मौजूद है, आपको 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। जो मर्जी कह दे कि भाई अगर होता सही है। चलिए, लेकिन मुझे आखिर में कंवल साहब ये बताइए कि वो स्टेज भी क्या आ सकती है जिसमें आपको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़े कि जी तौहीन अदालत हो रही है, अदालत का फैसला जो है वो नहीं माना जा रहा। और दूसरा सवाल ये भी है मेरा आपसे कि कब तक आखिर इस स्ट्रैटेजी पे तरीके इंसाफ चलेगी कि इमरान खान साहब को कारकुनों के पीछे छुपा के गिरफ्तारी से बचा रहे हैं कि हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? देखिए, मकसूद चपड़ासी समेत उसके 4 गवाहान, 5 ये लोग हो गए हमारे FIA वाले। अगर उन लोगों को की अमवात को अभी तक उन पे कोई नई इन्वेस्टिगेशन हुई, इमरान रियाज खान साहब को डिटेंशन में पॉइजन देने की बात हो रही है, उनको दुबई इलाज करने नहीं जाने दिया। जब तक इन मामलात का क्लियर हमें पता नहीं होगा और जब तक कोई सॉलिड केस नहीं होगा, कोई चोरी का केस नहीं कर सके, कोई करप्शन का केस नहीं कर सके, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के वहाँ से बैठे हुए एक भगोड़े ने जिसकी प्लेटलेट्स गिरी हुई थी, वहाँ से फरमाइशें कर रहा है रो रो के इमरान खान को बंद कर दो, इमरान खान को नाअहल कर दो, फिर मैं अपने भाई की हुकूमत में भी तब नहीं आ सकता। मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये 3 दफ़ा इमरान खान वजीर आजम बने और नवाज शरीफ को एक लिफ्ट से फेंक के 4 दफ़ा गोली मारे, फिर देखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है।
तब तक हम अपने लीडर का बिल्कुल दिफा करेंगे। वो छुपा हुआ नहीं है, ना पाकिस्तान से भागा हुआ है, वो यहीं बैठा हुआ है, आता है अदालतों में, उस प्लास्टर के साथ भी आया है जो अब उसने उतार दिया और इंशाल्लाह निकलेगा तो भरपूर निकलेगा। लेकिन ये कौन से केस आप बना रहे हैं, क्या निकाला है आज तक आपने? और जहां तक ये अभी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कन्विंस्ड है ना कि आप लोग इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं और सारे बैठ के तालियां बजा रहे हैं। सो लेवल तो आपको आपके जमाने के जुल्म याद 35 दिला रहे हैं साल ना? की हुकूमत इमरान खान करेगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है। ठीक। वजीर आला बने, चलें, ये 10-10 आपकी मंसूबाबंदी बड़ी दूसरा फंड्स टाइम कहां से मेरे पास आएंगे? खत्म हो गया, एक जुमले में फंड्स कह दें। जो हैं वो लाना इनका मसला नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स है। जंगों में भी लोगों ने इलेक्शन कराए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर ये जमहूरियत के रट्टे मारने बहुत बंद करें। शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, अजहर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।